आज के इस कार्यक्रम के सभापति आदरणीय डॉक्टर त्रिखा जी, आदरणीय अरुण जी, आदरणीय केदारनाथ जी शाह जी, श्री दीनदयाल जी और बड़े श्री अनिरुद्ध जी शर्मा, आदरणीय श्रीकांत जी जोशी, आदरणीय रमेश जी, आदरणीय सूर्यकांत जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, इस पुस्तक का अभी तक मैंने कोई अध्ययन नहीं किया है और ये अध्ययन मैंने किया होता तो मैं निश्चित रूप से इस पुस्तक के संबंध में अपने विचार व्यक्त करता। जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अनिरुद्ध जी, तो मुझे आमंत्रित करने के पहले उन्होंने मेरी भूरी भूरी प्रशंसा आप सबके सामने की है। मैं यही देख रहा था कि किसी भी शाब्दिक अलंकार को अनिरुद्ध जी छोड़ना नहीं चाहते और आपने देखा होगा कि जैसे नर हो अथवा नारी हो, उसे लोगों के सामने अपने को ठीक तरीके से पेश करना होता है, तो बाकायदे उसकी डेंटिंग, पेंटिंग, सोने चांदी के आभूषण, अलंकार यह सब पहनाए जाते हैं। जैसे सोने और चांदी के अलंकार होते हैं, वैसे ही शब्दों के भी अलंकार होते हैं। तो शायद अनिरुद्ध जी ने सोचा होगा कि आकस्मिक रूप से हम लोगों ने राजनाथ जी को आमंत्रित किया है, इनको भी जरा ठीक तरीके से शब्दों से अलंकृत करके जनता के सामने पेश किया जाए, इसीलिए वो बहुत सारे शाब्दिक अलंकारों का मेरे संबंध में प्रवेश कर उनकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जिन संस्कारों में हम लोग पले हैं, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मनुष्य शब्दों के अलंकारों से अलंकृत होकर अपने जीवन में विभूषित नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो केवल अपनी कृतियों के माध्यम से विभूषित हो सकता है, अपने संस्कारों के माध्यम से ही विभूषित हो सकता है। आज इस व्यक्ति से संबंधित इस पुस्तक का विमोचन करने का दायित्व मेरे ऊपर सौंपा गया है। उस पंडित श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के बारे में जो भी राष्ट्रभक्त होगा, जो भी भारत के इतिहास से परिचित होगा, वह निश्चित रूप से पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व से परिचित होगा और स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनका क्या योगदान है, इसकी दूसरी जानकारी होगी। व्यक्तित्व का जहां तक प्रश्न है, कितनी कम आयु में वह कुलपति बने, वाइस चांसलर बने, उनकी योग्यता और प्रतिभा की चर्चा आज भी पश्चिम बंगाल में चले जाइए तो स्वाभाविक रूप से लोगों के द्वारा सुनने को मिलती है। और इतना योग्य व्यक्ति समाज की सेवा करने में, समाज का नेतृत्व करने में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, आज बड़े बड़े चिंतक और लेखक उसकी चर्चा करने को मजबूर है। और हम सभी सच्चाई को जानते हैं कि समाज की सेवा करने के लिए व्यक्ति में समर्पण चाहिए। समाज का नेतृत्व करने के लिए कुछ विशेष गुण चाहिए और कुछ विशेष योग्यताएं चाहिए। लेकिन इतिहास का दिशा निर्धारण करने के लिए दैव दुर्लभ कुछ योग्यताएं चाहिए। तो इतिहास का दिशा निर्धारण करने वाला व्यक्तित्व यह पंडित श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का व्यक्तित्व था और मैं कह सकता हूं कि उनके अंदर जो गुण थे वह दैव दुर्लभ ही गुण थे। अद्भुत व्यक्तित्व था। जिस समय भारत को आजादी मिली, आजादी के साथ साथ ही भारत का विभाजन हुआ। विभाजन के समय क्या क्या परिस्थितियां थी उससे हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस बात की चिंता सता रही थी कि अब हम आजाद हो गए हैं, हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि भारत माता के पैरों में जो दास्ता की बेड़ियां पड़ी हुई थी उसको काटने में हमने सफलता हासिल कर ली है।
अंग्रेज तो जा रहे हैं, लेकिन यहां पर जो भी सत्ता होगी, जो व्यवस्था होगी, वह सत्ता और व्यवस्था की दिशा क्या होगी और किस सत्ता और व्यवस्था के आधार पर हम भारत का निर्माण करना चाहते हैं। उनकी बहुत ही स्पष्ट सोच थी कि सत्ता और व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि भारतीयता का तत्व विद्यमान हो। विदेशी विचारों और विदेशी संस्कारों और विदेशी व्यवस्थाओं के आधार पर भारत की जो वास्तविक शक्ति है उसका प्रकटीकरण नहीं हो सकता है। उनकी एक निश्चित मान्यता थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वतंत्र भारत में राजनीति के महत्व को भी समझा और भारतीय जनसंघ जैसी एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना उन्हीं के नेतृत्व में हुई थी और हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। भारत की आजादी हासिल होने के साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि यह न मान लिया जाए कि भारत के समक्ष जो समस्याएं थी, जो तरह तरह की जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, वह सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं आजादी मिलने के साथ ही, और चुनौतियां भी हम भारतवासियों के सामने अब नहीं रही हैं। यह नहीं मान लिया जाना चाहिए, अब भी हमारे समक्ष बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और आपने देखा कि आजादी हासिल होने के बाद ही जम्मू कश्मीर के प्रश्न को लेकर उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, जम्मू कश्मीर के संबंध में उनका दो शब्दों में कहना था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। धारा 370 के तहत जो उसे स्पेशल स्टेटस जो दिया गया था उसका उन्होंने विरोध किया और उनका यह कहना था कि जैसे भारत के दूसरे भागों में हम जा सकते हैं बिना किसी अनुमति के, बिना किसी परमिट के, वैसे भी हम वहां भी जाएंगे। और वहां जाने का जो उन्होंने संकल्प लिया, जो फैसला किया, उसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मैं कह सकता हूं कि स्वतंत्र भारत में यदि भारत की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देने वाले किसी एक राजनेता का नाम लिया जाएगा तो उस राजनेता का नाम है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत की एकता और अखंडता बलिदान देने वाले एकमेव राजनेता पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे। अखंड भारत की उनकी कल्पना थी। कभी कभी लोग उनको कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान के आधार पर सोचने वाले, कुछ सांप्रदायिकता का भी लोग आरोप लगाते हैं। शायद उनके विचारों की समझ उनके पास नहीं है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू मुसलमान इस आधार पर बांटकर भारतवासियों को नहीं देखा। भारत माता की कोख से जो भी पैदा हुआ है सभी भारतीय हैं। यही सोच पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रही है और यह सोच न रही होती तो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अखंड भारत का स्वप्न अपनी आंखों में न संजोया होता। अखंड भारत का स्वप्न वही व्यक्ति अपनी आंखों में संजो सकता है जो कि हिंदुत्व अथवा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की उस मूल मंत्र में विश्वास रखता हो कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। इस विचारधारा में विश्वास करने वाला व्यक्ति ही अखंड भारत की कल्पना अपनी आंखों में संजो सकता है। छोटे मन का कोई व्यक्ति, छोटी सोच का कोई व्यक्ति अखंड भारत की कल्पना कर भी नहीं सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि एक अखंड भारत की जो उनकी कल्पना थी वो आज तक साकार हमारी नहीं हो पाई है। कभी कभी लोग इससे कहते हैं कि अब यह व्यवहारिक है, कभी कभी एक संघ मिला जुला कर बनाने की यह भी हमारे यहाँ चर्चा चलती है, लेकिन यह सब सारे बहस के विषय हैं, इनमें मैं बहुत विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो उनके विचार रहे हैं, उनकी सोच रही है, इस पर सारे देश भर में एक बहस होनी चाहिए, बहस की आवश्यकता है। और आजादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी आज हम देशवासियों के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं। देश आंतरिक सुरक्षा के संकट से भी गुजर रहा है और बाह्य सुरक्षा के संकटों के दौर से भी हमारा देश इस समय गुजर रहा है।
आंतरिक सुरक्षा के संकट के संबंध में आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद, तरह तरह की समस्याएं। और बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते जितने बेहतर होने चाहिए, मधुर होने चाहिए, कहीं ना कहीं हमारी यह कूटनीतिक विफलता है। हर सरकार के पास वह डिप्लोमेटिक स्किल होनी चाहिए, वह कूटनीतिक कुशलता होनी चाहिए जो अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर रिश्ते रख सके। उस मामले में भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से विफल है। पाकिस्तान जो आज के 60-62 वर्ष पहले जो हमसे जो अलग हुआ था, 65 वर्ष पहले, आज पाकिस्तान भी जैसे लगता है नंबर 1 का दुश्मन यदि किसी को मानता है तो वह भारत को मानता है। हाल फिलहाल की यदि स्थिति देखी जाए तो सियाचिन के मामले को लेकर जिस तरीके से एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना चाहता है भारत सरकार के साथ पाकिस्तान, वह भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। मैं तो भारत सरकार से इस मंच से भी अपील करना चाहूंगा कि सियाचिन सरक्रीक के मुद्दे पर उसकी पाकिस्तान की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में भारत को नहीं आना चाहिए, इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सियाचिन में सर्वाधिक ऊंचाई पर मजबूत स्थिति में आज कोई है तो भारत है, और पाकिस्तान तो उसके निचले भाग पर इस समय उसकी सेना पड़ी हुई है। हम वहां मजबूत स्थिति में, जो भी फैसला किया जाना चाहिए सोच समझकर फैसला किया जाना चाहिए, इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। आज के अवसर पर मैं कोई बहुत अधिक चर्चा करने की स्थिति में भी नहीं हूं, क्योंकि स्वयं मैंने अपना माइंड भी मेकअप नहीं किया था, क्योंकि 20 मिनट पहले मुझे जानकारी मिली आदरणीय अडवाणी जी आज मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में विमोचन के लिए उपस्थित होने वाले थे, लेकिन आदरणीय श्रीकांत जी जोशी का यह आदेश हुआ कि नहीं आपको आना है। संघ का स्वयंसेवक हूं कि आदेश को टाल नहीं सकता था। मैंने कहा कि अभी मैं 15-20 मिनट के अंदर कैसे माइंड मेकअप करूंगा, पुस्तक को मैंने पढ़ा भी नहीं है, मैं क्या बोलूंगा मैं तय नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मैं कहा कि मंच पर बैठते बैठते जो भी विचार मन में आ जाएंगे वो मैं विचार लोगों के सामने रखूंगा। तो चूंकि मैं पुस्तक यदि पढ़ा होता तो बहुत सारी बातें आप सबके समक्ष रख सकता था, लेकिन सौभाग्य का विषय है कि हमारे एक बहुत ही चिंतक, विचारक और जिन्होंने अपना जीवन ही समाज के लिए समर्पित किया हुआ है, ऐसे हमारे माननीय अरुण कुमार जी आज इस मंच पर उपस्थित हैं, जिनका कि व्याख्यान हम लोगों को सुनने को मिलेगा। लेकिन अभी अभी मुझे सूचना फिर प्राप्त हुई है कि नहीं 5:15 बजे तक हम लोगों की बैठक है, उसमें जाना है, वहाँ से अभी तुरंत बुलावा आया है, इसलिए मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं नहीं रह पाऊंगा। और माननीय अरुण कुमार जी के विचारों को सुनने से मैं वंचित रहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं से प्राप्त कर लूंगा मैं। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, हम लोग हर चीज निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं से, तरह तरह की कलाओं में हम लोग पारंगत होते हैं। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं और फिर से इस पुस्तक के विमोचन की औपचारिक घोषणा करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।